हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ हूँ और इस वीडियो में हम AGTA से जुड़े कुछ प्रश्नों पर एक संक्षेप विस्तृत जानकारी हम देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहला पेस्टिसाइड था। द फर्स्ट पेस्टिसाइड यूज्ड बाय ह्यूमन वाज। ऑप्शन नंबर ए है रेटिनॉन, ऑप्शन नंबर बी है थोरिसाइड, ऑप्शन नंबर सी है पायरेथ्रिन और ऑप्शन नंबर डी है फेरोमोन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है फेरोमोन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मनुष्य द्वारा पहला पेस्टिसाइड जो था वो फेरोमोन के मतलब प्रयुक्त किया गया था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से हार्नवार्म लार्वा प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप रेसिस्टेंट टू हार्नवार्म लार्वी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है शुगर केन, ऑप्शन नंबर बी है सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर सी है टोमेटो और ऑप्शन नंबर डी है टोबैको। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे टमाटर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ट्रांसजेनिक टमाटर जो है वो हार्नवर्म जो लार्वा होता है उसके प्रतिरोधी फसल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। पीड़कों, जिसको पेस्ट कहा जाता है, का जैविक नियंत्रण है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इज। ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक खर्चीला, ऑप्शन नंबर बी स्वयं अविरत सेल्फ परपेचुएटिंग, ऑप्शन नंबर सी है टॉक्सिक और ऑप्शन नंबर डी है प्रदूषक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है स्वयं अविरत सेल्फ परप्यूटिएटिंग जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पौधों के कीटों और बीमारियों को रोकथाम के लिए जैविक तरीकों को अपनाना ही हमारा जैविक नियंत्रण कहलाता है। प्राकृतिक रूप से जो हमारे पेस्ट को कम करने का सबसे प्रभावी और सर्वोत्तम तरीका जो है वो सेल्फ प्यूटेटिंग ही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आगे का क्वेश्चन कहता है, व्यावसायिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशी था। द फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड डेवलप्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल वाज। ऑप्शन नंबर ए है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है क्विनिन, ऑप्शन नंबर सी है DDT और ऑप्शन नंबर डी है स्पोरिन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है स्पोरिन, ये यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि पहला जो हमारा बायोपेस्टिसाइड था जो व्यावसायिक कमर्शियल रूप से विकसित किया गया था वो स्पोरिन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। जब एक प्राकृतिक प्रीडेटर जीवित जीव को दूसरे रोगजनक जीवों को नियंत्रित करने के लिए उन पर प्रयुक्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्हेन ए नेचुरल प्रीडेटर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इज यूज टू कंट्रोल अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग और ऑप्शन नंबर डी है आर्टिफिशियल कंट्रोल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल जैविक नियंत्रण यहाँ पे सही होगा, कि जब एक जीवित जीव जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्राकृतिक प्रीडेटर, जिसको हम अगर दूसरे भाषा में बोलें तो शिकारी भी बोल सकते हैं, को रोगजनक पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है दूसरे रोगजनक को। तो यह प्रक्रिया हमारा क्या बोला जाता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के ही प्रोसेस के तरीके से होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। पेस्टिसाइड ऐसे रसायन होते हैं जो मारते हैं।
पेस्टिसाइड आर केमिकल्स दैट किल। ऑप्शन नंबर ए है इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है माइट्स, ऑप्शन नंबर सी है वीड्स और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पेस्टिसाइड ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे इंसेक्ट्स को, माइट्स को, वीड्स को, ये तीनों को मारते हैं और इनको कंट्रोल करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव माइक्रोबियल कीटनाशी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोबायल पेस्टिसाइड? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेविस, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीमिक्सा, ऑप्शन नंबर सी है बैसिलस थुरिजिएंसिस और ऑप्शन नंबर डी है सब्टिलिस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये बैसिलस थुरिजिएंसिस ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बैसिलस थुरिजिएंसिस जो है एक मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया है और यह सामान्य तौर पर एक जैविक सूक्ष्मजीव कीटनाशी के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। कौन सा एक प्रभावी पादप कीटनाशी है? विच वन इज एन इफेक्टिव प्लांट ड्राइव्ड पेस्टिसाइड्स? ऑप्शन नंबर ए है सिनेरिन, ऑप्शन नंबर बी है निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी है पायरेथ्रिन और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है निकोटीन ये हमारा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये प्लांट डिराइव्ड पेस्टिसाइड है और निकोटीन को क्या बोला जाता है कि तंबाकू से निकाला जाता है और यह वनस्पति जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके मूल के पौधों के लिए प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करती हैं। जबकि अगर देखें कि पायरेथ्रिन और सीनेटिन जो है उसका प्रयोग मक्खी और मच्छर आदि को मारने या भगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही होगा। डीडीटी को पहली बार संश्लेषित किया गया था। डीडीटी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए है माइकल फेराडे, ऑप्शन नंबर बी है पॉल मूलर, ऑप्शन नंबर सी है श्रेडर और ऑप्शन नंबर डी है ऑथमर जिल्डर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ऑथमर जिल्डर ये यहाँ पे सही होगा कि डीडीटी के कीटनाशक गुण की खोज अगर हम बताएं तो पहली बार 1939 ईस्वी में 1939 में स्विट्ज़रलैंड में पॉल मूलर ने की थी, लेकिन इसका संश्लेषण सबसे पहले 1874 ईस्वी में जिल्डर के द्वारा कर दिया गया था। तो यहाँ पे हमसे अगर संश्लेषित पूछ रहा है सिंथेसाइजेशन कि आखिर इसका क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑथमर जिल्डर यहाँ पे सही होगा। वह कीटनाशी जो जलीय कीटों तथा पीड़कों पेस्ट्स को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। द इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड टू किल एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड पेस्ट इज। ऑप्शन नंबर ए है केरोसिन ऑयल, ऑप्शन नंबर बी है डीडीटी, ऑप्शन नंबर सी है बीएससी, ऑप्शन नंबर डी है क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है केरोसिन ऑयल वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि केरोसिन का प्रयोग जलीय कीटों को मारने के लिए किया जाता है और पानी की सतह पर केरोसिन डाल देने से ऑक्सीजन की कमी के कारण कीटों के जो लार्वा और प्यूपा आदि होते हैं ये सारे चीज़ मर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा केरोसिन ऑयल जो होगा यहाँ पे सही होगा। थुरिसाइड क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वीडीसाइड, ऑप्शन नंबर बी है इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन नंबर सी है फंजीसाइड और ऑप्शन नंबर डी है एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है
कीटनाशी, ये यहाँ पे सही होगा क्योंकि थ्यूरिसाइड एक कीटनाशी है और यह एक बैक्टीरिया है जिसका उपयोग जैविक कीटनाशक पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इंसेक्टिसाइड यहाँ पे सही होगा। तृतीय पीढ़ी के पेस्टिसाइड, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड आर, ऑप्शन नंबर ए है डीडीटी, ऑप्शन नंबर बी है इंसेक्ट रेपेलेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है फेरोमोन्स और ऑप्शन नंबर डी है पैथोजेंस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है इंसेक्ट रेपेलेंट्स, ये यहाँ पे सही होगा क्योंकि जो पेस्ट के प्रति और अधिक वर्णनात्मक प्रभाव के लिए जुवेनाइल हार्मोन्स और रिफ्लेंट्स, लिंग आकर्षक एवं अन्य संश्लेषित पदार्थों का प्रयोग का दौर पेस्टिसाइड्स की तीसरी पीढ़ी के दौर में ही होता है। कीट विकर्षण ये क्या बोला जाता है कि थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड है, तो इसका हम प्रयोग क्या बोला जाता है, कीटों को मारने के लिए किया जाता है। घरेलू मक्खी तथा मच्छर किसके प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं? हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज हैव बिकम रेसिस्टेंट टू, ऑप्शन नंबर ए है मैलाथियान, ऑप्शन नंबर बी है बीएससी, ऑप्शन नंबर सी है डीडीटी और ऑप्शन नंबर डी है एल्ड्रिन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन इसका पूरा नाम है। तो घरेलू मक्खी और मच्छर जो हैं वो डीडीटी के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं। अब डीडीटी का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। पेस्टिसाइड के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या मुख्य रूप से उत्पन्न हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैव मेनली अराइजन ड्यू टू द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड? ऑप्शन नंबर ए है मछलियों के गलफड़ों को विकृत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये रेशम के कीड़ों को मार देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मच्छर एवं मक्खी डीडीटी के प्रतिरोधी हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनके अवशेष पानी और पर्यावरण के अन्य घटकों में बने रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही होगा कि इनके अवशेष पानी और पर्यावरण के अन्य घटकों में बने रहते हैं। तो पेस्टिसाइड अगर देखें तो इसके उपयोग से होने वाली मुख्य समस्या यही है कि अवशेष जो इसका है, रेसिड्यूअल जो प्रॉपर्टी है वो पानी में, वाटर में मतलब एक लंबे समय तक और पर्यावरण में भी एक लंबे समय तक उनके घटक विद्यमान रहते हैं। तो इसका जो अगर देखें तो पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। पेस्टिसाइड है ऑप्शन नंबर ए कीटनाशक इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन नंबर बी फंजीसाइड, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ, तो ये सही होगा क्योंकि पेस्टिसाइड जो है वो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है क्योंकि ये दोनों कार्य करते हैं और साथ ही साथ ये अवांछीय पौधे जो होते हैं उनके उन्मूलन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। पॉल मूलर को किस पेस्टिसाइड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पॉल मूलर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर डिस्कवरी ऑफ विच पेस्टिसाइड? ऑप्शन नंबर ए है डीडीटी, ऑप्शन नंबर बी है पैराथियान, ऑप्शन नंबर सी है मैलाथियान और ऑप्शन नंबर डी है पायरेथ्रम। तो ऑप्शन नंबर जो ई है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा क्योंकि पॉल मूलर को डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1948 में प्रदान किया गया था। मूलर ने 1939 में ही
में डीडीटी के कीटनाशक की खोज की थी। तो 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जबकि मूलर ने ही 1939 में डीडीटी के कीटनाशक की खोज की थी। तो 39 से 48 के बीच में जो 9वें साल में इनको क्या बोला जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। कीटनाशकों की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग होता था। इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड व्हाट वाज यूज्ड? ऑप्शन नंबर ए है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑप्शन नंबर सी है बोथ, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ यहाँ पे सही होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड में अधिकांशतः क्या बोला जाता है कि कार्बनिक रसायनों का प्रयोग होता था, ठीक ना, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का प्रयोग होता था। लेकिन जबकि कार्बनिक रसायनों का प्रयोग उस समय अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हमारे होते थे वो बहुत कम मात्रा में थे, तो इनका प्रयोग कम होता था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। कीटनाशकों की वर्तमान में कौन सी पीढ़ी है? ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड, और ऑप्शन नंबर डी है फोर्थ। विच जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इज करेंटली यूज्ड? तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे फोर्थ, ये हमारा सही होगा, क्योंकि वर्तमान में कुछ देशों में कीटनाशकों की चौथी पीढ़ी चल रही है, फोर्थ जनरेशन। तो चौथी पीढ़ी में एंटी हार्मोनल कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक चक्रीय और शून्य अपशिष्ट प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक एंड जीरो वेस्ट प्रोसेस? ऑप्शन नंबर ए है रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी है ऑयल स्पिल क्लीनिंग, ऑप्शन नंबर सी है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑप्शन नंबर डी है रिडक्शन इन थर्मल हीट। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला जाता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि समन्वित ऑर्गेनिक खेती एक चक्रीय और शून्य अपशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें एक प्रक्रिया में उत्पन्न जो अपशिष्ट का दूसरी प्रक्रिया में पोषक तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। समन्वित ऑर्गेनिक खेती में क्या किया जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है। इन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑप्शन नंबर ए है कम हानिकारक अपशिष्ट का लोगों द्वारा प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है अपशिष्ट उत्पादन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी है अपशिष्ट को नष्ट किया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है एक प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट का दूसरी प्रक्रिया में पोषक तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है कि वेस्ट प्रोडक्शन इज वन प्रोसेस इज यूज्ड एज न्यूट्रिएंट इन अनदर प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो वो सही होगा कि एक प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट का हम दूसरे प्रक्रिया में पोषक तत्व के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। खेतों के अपशिष्ट से बनाया जा सकता है। फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट वी कैन मेक, ऑप्शन नंबर ए है कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर बी है वाटर, ऑप्शन नंबर सी है ट्री, ऑप्शन नंबर डी है ऑटोमोबाइल्स। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है कंपोस्ट वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि खेतों के अपशिष्ट से कंपोस्ट बनाया जा सकता है और इसे खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कंपोस्ट वो यहाँ पे सही होगा। धूलित्र का कार्य है,
द फंक्शन ऑफ डस्टर, जिसको हिंदी में धूलित्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हवा का झोंका उत्पन्न करना, जनरेट गस्ट ऑफ एयर। तो ऑप्शन नंबर बी है पानी की फुहार उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी है हवा को संघनित करना, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हवा का झोंका उत्पन्न करना, टू जनरेट ए गस्ट ऑफ एयर, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो डस्टर का कार्य हवा का झोंका उत्पन्न करना होता है और यह ठोस कीटनाशकों के छिड़काव में सहायक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। फसल सुरक्षा उत्पाद है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आर। ऑप्शन नंबर ए है फंजीसाइड, ऑप्शन नंबर बी है हर्बिसाइड, ऑप्शन नंबर सी इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा, क्योंकि क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स जो होता है फसल सुरक्षा उत्पाद वो हमारा फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड तीनों होता है। तो किसानों द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए ये सारे उत्पाद प्रमुख रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी, निमेटोड्स, ये सारी चीज़ें क्या बोला जाता है कि क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही होगा। कीटनाशकों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित उपकरण है, द मोस्ट कॉमन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर अप्लाइंग इंसेक्टिसाइड इज। ऑप्शन नंबर ए है डस्टर, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रेयर, ऑप्शन नंबर सी है फ्यूमिगेटर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है स्प्रेयर वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कीटनाशकों के छिड़काव हेतु सर्वाधिक प्रचलित जो उपकरण है वो हमारा स्प्रेयर है। और स्प्रेयर में 3 तरह का कीटनाशक प्रयुक्त होता है, एक्वेयस सॉल्यूशन, सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स और इमल्सन। ये तीनों प्रकार के कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं स्प्रेयर के लिए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। मृदा में छिपे कीटों तथा निमेटोड के नियंत्रण में प्रयुक्त होता है, यूज्ड इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स एंड निमेटोड्स हिडन इन द सॉइल। ऑप्शन नंबर ए है डस्टर, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रेयर, ऑप्शन नंबर सी है सॉइल फ्यूमिगेटर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है भूमि प्रधूमक सॉइल फ्यूमिगेटर, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मृदा में छिपे जो कीटों तथा निमेटोड के नियंत्रण के लिए हमें सॉइल फ्यूमिगेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही होगा। भारत सरकार द्वारा कीटनाशक अधिनियम लाया गया था, द इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए है 1965, ऑप्शन नंबर बी है 1966, ऑप्शन नंबर सी है 1967, और ऑप्शन नंबर डी है 1968। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है 1968 यहाँ पे सही होगा, क्योंककि मनुष्य तथा जीव जंतुओं पर कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1968 ईस्वी में कीटनाशक अधिनियम बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी 1968 यहाँ पे सही होगा। कीटों पर कीटनाशकों के प्रभाव के आधार पर कितने तरह के कीटनाशक विष प्रयोग होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पॉइजन्स आर देयर बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट ऑन इंसेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 3 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कीटों पर कीटनाशकों के प्रभाव के आधार पर मुख्यतः 3 तरह के कीटनाशक विष होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो सर्वांगी विष,
स्पर्शी विष तथा अमाशय विष, ठीक ना। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, सिस्टमेटिक फंजीसाइड और स्टमक फंजीसाइड, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 3 यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे पूछ रहा है फसल रोग एवं उनके कारकों को सुमेलित करने के लिए, तो यहाँ पे है क्रॉप डिजीज, नेक रॉट, पर्ण चित्ती, ऑप्शन नंबर सी पर्ण या गलन रोग, ऑप्शन नंबर डी है पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसको पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ए का 2 जो इस सीडलिंग ब्लाइंड जो होता है स्क्लेरोसियम रोल्फसाई, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बी का 3 हमारा सही होगा। लीफ स्पॉट जो होता है कोलेट्रोटाइकम कैप्सिकी कैटसिसी जो होता है उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है, सी का 4 जो है जो लीफ या स्टेम रॉट होता है फाइटोप्थोरा पैरासिटिया का। और ऑप्शन नंबर डी जो है पाउडरी मिल्ड्यू, उसका 1 होगा आइसीडियम पाइपेरिस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। झुलसा या ब्लास्ट रोग किस फसल का रोग है? ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी है पीट, ऑप्शन नंबर सी है पीजन पी और ऑप्शन नंबर डी है चिकपी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है धान यहाँ पे सही होगा, क्योंकि झुलसा या ब्लास्ट रोग जो है वो धान की फसल में होने वाला रोग है। और इसके निवारण के लिए अगर बताया जाए तो कार्बेंडाजिम या ट्राइकोनाजोल से इसको हम से ट्रीटमेंट करके इसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ए है राइस, वहाँ पे सही होगा। निम्न में से कौन सा रोग धान की फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है लीफ स्पॉट या ब्राउन स्पॉट, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ऑप्शन नंबर सी है फॉल्स स्मट और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों सही होगा, क्योंकि लीफ स्पॉट या ब्राउन स्पॉट ये भी क्या बोला जाता है धान की फसल से संबंधित है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी ये धान के फसल में ही लगता है। और फॉल्स स्मट भी हमारा क्या बोला जाता है कि धान की फसल में ही को ही प्रभावित करता है। तो ये तीनों हमारा यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव सही होगा। इंडोफिल M45 एवं बाविस्टीन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फंजीसाइड्स, ऑप्शन नंबर बी है क्रॉप न्यूट्रिएंट, ऑप्शन नंबर सी है वीडीसाइड और ऑप्शन नंबर डी है धान की उन्नत प्रजाति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है फंजीसाइड यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इंडोफिल M45 जो है और बाविस्टीन एक प्रकार का क्या बोला जाता है फंजीसाइड रसायन है, जिसका प्रयोग हम फसलों की में हम छिड़काव या बीजों को उपचारित करने में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फंजीसाइड सही होगा। ब्यूटाक्लोर का उपयोग फसलों में किस रूप में किया जाता है? इन व्हाट फॉर्म इज ब्यूटाक्लोर यूज्ड इन क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए है वीडीसाइड या हर्बिसाइड, ऑप्शन नंबर बी है फॉर सीड ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर सी है टू इंक्रीज माइक्रोन्यूट्रिएंट और ऑप्शन नंबर डी है फॉर मेंटेनेंस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे वीडीसाइड या हर्बिसाइड यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ब्यूटाक्लोर एक खरपतवारनाशी के रूप में फसलों में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है
वो सही होगा। निम्न तथ्यों पर विचार करें। गेहूं की बालियां काले पाउडर के रूप में बदल जाती हैं, उनमें दाने नहीं बनते हैं। ऐसा किस रोग के कारण होता है? टू कंसीडर द फैक्ट्स, द ईयर ऑफ wheat turns into black powder, grain are not formed in them. Which disease causes in this? ऑप्शन नंबर ए है स्मट, ऑप्शन नंबर बी है अल्टरनेरिया, ऑप्शन नंबर सी है हेलमिंथोस्पोरियम और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है स्मट यहाँ पे सही होगा, क्योंकि स्मट रोग में गेहूं में लगने वाला प्रमुख रोग है और इसी के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें गेहूं की बालियाँ जो होती हैं वो काले पाउडर के रूप में बदल जाती हैं और दाने इसमें नहीं बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है स्मट यहाँ पे सही होगा। स्मट रोग किससे संबंधित है? स्मट डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है फंगस और ऑप्शन नंबर डी है एल्गी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है फंगस यहाँ पे सही होगा, क्योंकि स्मट रोग जो होता है आर्शियोलैंगोटिसिसाई के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कवक यहाँ पे फंगस सही होगा। हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट रोग किस फसल से संबंधित है? हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? ऑप्शन नंबर सी ए है राइस, ऑप्शन नंबर बी है अरहर, ऑप्शन नंबर सी है चना और ऑप्शन नंबर डी है मक्का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है मेज मक्का वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट जो है वो मक्के के रोग से संबंधित है, मक्के की फसल से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट यहाँ पे मक्के में की फसल में लगता है, तो इस ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शीथ ब्लाइट किस फसल का रोग है? शीथ ब्लाइट इज ए डिजीज ऑफ विच क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए है वीट, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी है लेंटिल और ऑप्शन नंबर डी है चिकपी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है मेज, ये यहाँ पे मक्का यहाँ पे सही होगा, क्योंकि शीथ ब्लाइट अगर देखें तो ये हमारा यहाँ पे मक्के की फसल से रिलेटेड है। इसके अलावा भी ये कई सारे फसलों में लगता है, लेकिन यहाँ पे मक्का उचित ऑप्शन है। इसके अलावा अगर धान दिया रहता तो धान आप लगाते, गन्ना भी दिया रहता तो आप गन्ना भी लगा सकते थे, लेकिन धान और गन्ना नहीं दिया है तो आप मक्का पे लगा सकते हैं, क्योंकि मक्का धान गन्ना ये इन सारे फसलों में भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मक्का सही होगा। उकठा रोग किस फसल से संबंधित है? विल्ट उकठा डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए है चिकपी एंड पिजन पी, ऑप्शन नंबर बी है राइस एंड व्हीट, ऑप्शन नंबर सी है मेज एंड लेंटिल और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है चना एवं अरहर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इस रोग में पत्तियाँ क्या बोला जाता है कि पीली पड़ जाती हैं और पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। तो विल्ट ऑफ अरहर या विल्ट ऑफ चिकपी जो होता है इस फसल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चौड़िल फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग किससे संबंधित है? पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए है राइस, ऑप्शन नंबर बी है पी, ऑप्शन नंबर सी है शुगर केन और ऑप्शन नंबर डी है बरसीम। तो यहाँ पे हमारा चूर्णिल फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है मटर की फसल से संबंधित है, क्योंकि यह रोग मटर में लगता है और इसमें पत्तियाँ और फलियाँ और उसके जो तने होते हैं वो उस पर सफ़ेद जो चूर्ण होते हैं, सफ़ेद पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे हमारा
ऑप्शन नंबर बी मटर यहाँ पे सही होगा। प्रकंद सड़न किसमें होने वाला रोग है? राइजोम रॉट इज ए डिजीज ऑकरिंग इन। ऑप्शन नंबर ए है पोटैटो, ऑप्शन नंबर बी है जिंजर एंड टर्मरिक, ऑप्शन नंबर सी है रेडिस और ऑप्शन नंबर डी है ऑनियन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अदरक व हल्दी जिंजर एंड टर्मरिक यहाँ पे सही होगा, क्योंकि प्रकंद सड़न रोग अदरक में होने वाला रोग है और इसमें प्रकंद जो होता है, ट्यूबर्स जो होते हैं, राइजोम जो होते हैं वो खेत में या भंडारण में सड़ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है जिंजर एवं टर्मरिक यहाँ पे सही होगा। धड़ सड़न किसमें होने वाला रोग है? स्टेम रॉट या फूट रॉट इज डिजीज ऑकरिंग। ऑप्शन नंबर ए है पपाया, ऑप्शन नंबर बी है प्लम, आलू बुखारा जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है जुजबी, ऑप्शन नंबर डी है कीवी। तो यहाँ पे हमारा धड़ सड़न के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है पपाया यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यह पपीते में लगने वाला रोग है और इसमें सतह से ऊपर के पेड़ के तने सड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पेड़ खोखला होने लगता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है पपाया यहाँ पे सही होगा। वलय वायरस किसमें होने वाला रोग है? रिंग स्पॉट वायरस इज ए डिजीज ऑकरिंग इन। ऑप्शन नंबर ए है पोटैटो, ऑप्शन नंबर बी है मैंगो, ऑप्शन नंबर सी है गुआवा और ऑप्शन नंबर डी है पपाया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है पपाया यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वलय वायरस जो होता है रिंग स्पॉट वायरस, ये पपाया में लगने वाला एक रोग है और इस रोगग्रस्त पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो विकृत हो जाती हैं और पेड़ों का बढ़ना रुक जाता है। तो ये बेसिकली रूप से पपीते के पौधे में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पपीता सही होगा। कैंकर रोग किससे संबंधित है? कैंकर डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन नंबर ए है लेमन सिट्रस जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी है पाम, ऑप्शन नंबर सी है करौंदा और ऑप्शन नंबर डी है मैंगो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है नींबू सिट्रस जो होता है लेमन, तो यहाँ पे हमारा नींबू सही होगा, क्योंकि सिट्रस कैंकर रोग जो होता है आप सुने होंगे, तो नींबू में ही कैंकर डिजीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हमारा सही होगा। कैंकर रोग नींबू के अतिरिक्त किस में लगता है? अपार्ट फ्रॉम सिट्रस कैंकर डिजीज आल्सो इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है पाम, ऑप्शन नंबर बी है गुआवा, ऑप्शन नंबर सी है पपीता पपाया, ऑप्शन नंबर डी है मस्क मेलन खरबूज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे गुआवा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कैंकर रोग जो है वो नींबू के अलावा अमरूद में भी लगने वाला है और इसमें उसके फल जो होते हैं वो विकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अमरूद सही होगा। लाल सड़न रोग किससे संबंधित है? रेड रॉट डिजीज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन नंबर ए है राइस, ऑप्शन नंबर बी है शुगर केन, ऑप्शन नंबर डी है सी है वीट, ऑप्शन नंबर डी है मेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है शुगर केन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि रेड रॉट ऑफ शुगर केन आप नाम सुने होंगे। तो लाल सड़न रोग जो है वो गन्ने का एक भयंकर बीमारी है, जिसमें रोगी जो तना होता है उसके गुर्दे जो होते हैं वो लाल रंग में के दिखाई देने प्रतीत हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा गन्ना यहाँ पे सही होगा। श्वेत कीट रोग किससे संबंधित है? वाइट रस्ट डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन नंबर ए है मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी है कैबेज, ऑप्शन नंबर सी है स्पिनाच, ऑप्शन नंबर डी है टोमेटो।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है सरसों, यहाँ पे मस्टर्ड यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आपने नाम सुना होगा कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स ये रोग होता है जो सरसों में होता है। तो क्रूसीफर्स का मतलब ही सरसों है, मस्टर्ड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये सारी चीज़ें। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो से बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और हमारे चैनल को अच्छा लगी तो आप लाइक करें, अपने जो भी साथी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उससे जुड़ी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं, बेसिकली रूप से एग्रीकल्चर टीए और केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षा, चाहे उससे टीजीटी, पीजीटी और तमाम एलटी वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं, और जिससे उनकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प हो सकता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में और तमाम ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।